चुके हैं। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार पूरे परवान पर है। सीएम भजनलाल शर्मा टोंक के देवली में कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि हमने 2 महीने में ही ईआरसीपी का एमओयू किया, जिसका फायदा टोंक जिले को मिलेगा। 2,24,000 करोड़ के एमओयू बिजली के क्षेत्र में किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर लोगों को भड़काने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर कांग्रेस मुंह पर टेप लगाकर बैठी रही। सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले पार्टियां घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाती है। आप कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर 10% भी काम नहीं किया है। तो वहीं बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच जाती है। सीएम ने कहा कि अभी तो आपने 10-11 महीने का ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अभी चालू होने वाली है। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रामगढ़ में चुनावी सभा करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की है। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी रामगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए वोट की अपील की। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी खिमसर सीट पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बेनीवाल प्रचार के दौरान कांग्रेस बीजेपी पर जमकर गरज रहे हैं। प्रचार के दौरान नेताओं के शब्दों में गर्माहट देखी जा रही है। टोंक में हरीश मीणा ने निर्दलीय नरेश मीणा पर जमकर हमला बोला और उनको चोर बेईमान तक कह डाला। इन सब के बीच सवाल उठता है कि किसको दावों और वादों में कितना दम है, कौन जनता का कितना बड़ा हितैषी है, कौन सी पार्टी वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी। सवाल यह भी है कि प्रचार में कटु शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में देखिए विधानसभा उपचुनाव में लगातार तूफानी जो सभाएं हैं वो हो रही हैं। राजनीतिक दंगल बेहद रोचक होता जा रहा है। चाहे बात बीजेपी की कर ले, चाहे बात कांग्रेस की कर ले या फिर आरएलपी की कर ले, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक अपने घोषणा पत्र का 10% काम भी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी जब जनता के बीच जाती है तो अपना घोषणा पत्र लेके जाती है और उसके आधार पर जनता के बीच जो तमाम काम होते हैं वो करती है। और ऐसे में देखिए हनुमान बेनीवाल भी जमकर कांग्रेस और बीजेपी पर बरसते और गरजते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार के इस उपचुनाव में कटु शब्दों का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। नेता एक दूसरे को चोर बेईमान तक कह डाल रहे हैं। आज की प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयानबाजियां सुनवाते हैं। कल आपने देखा ना जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। और ये जिस तरह की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की है। जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये क्या कहते थे कांग्रेस के, पता है? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये जुमला करते थे हमारे पीछे। हमने कहा हमने तारीख शिलान्यास की भी बता दी और हमने तारीख रामलला जिस दिन पधारे थे वो भी हमने बता दी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके बताती है, कहती है वो करके बताती है। जब जब चुनाव आते हैं तो एक नया फसूका छोड़ देते हैं, एससी एसटी के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अरे बीजेपी आ जाएगी,
आरक्षण हटा देगी। एक बात बता दूं मैं आपको, लोकसभा के बाद कोई कांग्रेस वाला आपके बीच में आया क्या? कोई लोकसभा के चुनाव के बाद आपके बीच में आया क्या? सिर्फ लोकसभा में इस तरह की बात इन्होंने की। जब जब चुनाव आते हैं एससी के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हमेशा कांग्रेस ने भड़काने का काम किया, आपस में जाति पाति की बात की, धर्मवाद की बात की। अगर सही मायने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। वो तब मुंह पर टेप चिपका कर बैठे थे जब सरेआम कन्हैया लाल की हत्या हो रही थी। अब तो अपराधी जो अपराध छोड़ रहे हैं, राजस्थान छोड़ रहे हैं। हमने कहा था कि जो गैंगवार होती थी कांग्रेस के समय पर, वो गैंगवार नहीं होगी। हमने जिस दिन से एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है, हमने कहा अपराधी या तो राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस की जिस तरह की नीयत रही है, कांग्रेस की हमेशा जिस तरह से नीयत रही है, आज भी उसकी वही नीयत है। वो जिस तरह से बांटने का काम करते हैं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार आपने देखा है, 10 महीने का काम भी आपने देखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में आपने जिस तरह से सहयोग करते हुए बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपने देखा है देवली उनियारा के विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है, लगभग पहला बजट होगा ये जो 1000 करोड़ रुपए देवली उनियारा के विकास के लिए दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए दिया गया है। शायद मैं कह रहा था, राजेंद्र जी कह रहे थे, हमारे सभी साथी कह रहे थे कि इतना विकास का पैसा आज तक के इतिहास में देवली को मिला ना, टोंक जिले को इतना विकास के लिए पैसा मिला। अरे मैंने कहा, ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो टेलर है, विकास की गाथा तो अभी चल रही है। आने वाले समय में जो हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा मजदूर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इच्छा और अपेक्षा करता है, हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हम एक एक बात को पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हमेशा जिस तरह की बात करते हैं आप सभी को पता है। तो चलिए अपने प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। महिपाल महिला नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस प्राइम टाइम डिबेट में, और नेता कांग्रेस गोविंद पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान के प्राइम टाइम डिबेट में। महिपाल साहब, सबसे पहले देखिए शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी मैं, क्योंकि सवाल तो कई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल भी है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में उतर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने सीएम साहब का भी वो भाषण सुना जहां उन्होंने कहा कि हम अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाते हैं, हम उन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, हम उन बातों को ध्यान में रखते हैं, उन संकल्प को ध्यान में रखते हैं जिसका जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में किया रहता है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस हमारे घोषणा पत्र की जो बात की, हमारा संकल्प पत्र जनता के बीच में जो 11 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 50% के आसपास मुद्दे ऐसे हैं जो हमने 2011 में प्रदेश की जनता के सामने रखे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम इन पे काम करेंगे। 50% से ज्यादा जो हमने सरकार बनने के बाद जो 11 महीने का समय मिला, इस 11 महीने के समय में हमने करने का काम, 11 महीने के सुशासन के दम पे संगठन और सत्ता के आपसी अच्छे समन्वय के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में जा रही है। 7 की 7 सीटों पर प्रदेश का हर वर्ग ये बात कर रहा है कि इस उपचुनाव में पूरी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के दम पे भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 जगह कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। जी
दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस के भी मेरे प्रवक्ता साथी हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 7 सीटों पे चुनाव जरूर हो रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो देवली उनियारा, दौसा और आपका रामगढ़ अलवर 3 जगह से बाहर कहीं निकल ही नहीं पा रही है। इनके 4 बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी। कांग्रेस विपक्ष में जरूर है। 4 नेता 20 दिन के आसपास चुनाव हो गए, अभी चुनाव पूरा परवान पे है। आपके बाद सिर्फ 3 दिन बचे। आज हम 8 तारीख को शाम को ही डिबेट कर रहे हैं। 9, 10, 11 3 दिन बचे हैं। चारों ही नेता अब तक एक भी जगह, चाहे आप 84 की बात करें, चाहे आप सितंबर की बात करें, खींवसर की बात करें या झुंझुनू की बात करें, एक भी जगह इनका नेता ना चुनाव कैंपेनिंग के लिए गया है, ना नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने के लिए गया। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले से ये मान के चल रही है कि हम सिर्फ 3 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, रामगढ़ और देवली उनियारा, दौसा। 4 जगह तो कांग्रेस ने हाथ बस ही खड़े किए हुए। ठीक है महिपाल जी, आपके पास आऊंगी मैं। गोविंद पटेल जी, आपसे सवाल भी मेरा वही है कि आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जितने दावे वादे किए थे उसका 10% काम भी अब तक नहीं हुआ है जमीन पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा की खतनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। इन्होंने जनता को गुमराह किया है। पिछले 10 महीने के करीब इनकी सरकार बने हुए राजस्थान में हो गए। सीएम तो कह रही कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। देखिए, वो जनता को गुमराह करने का काम है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके लिए अभी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आपके पापा जी भी अगर आ जाए तो ये ऐसा हो नहीं सकता। एक मुख्यमंत्री होके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बड़ी शर्म की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा, इन्होंने राजस्थान में जनता के सामने जो वायदे रखे थे उनमें से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों के लिए बिजली की जो बात इन्होंने की थी, आज किसान बिजली के लिए उसकी आंखें तरस गई है। रबी की फसल की बुआई का समय आ गया है, लेकिन बिजली किसान को ना समय पे मिल रही है, ना बराबर मिल रही है। तो ऐसे में कैसे वो अपनी फसल तैयार कर पाएगा? दूसरा, हम बात करें किसान के लिए ही तो बात है बीज की, खाद की। खाद के लिए किसान को लाइन लगानी पड़ रही है। तो ये किन वायदों की बात कर रहे हैं? इनके मंत्री जो आज मैंने देखा जिस तरह से ये वोट मांग रहे हैं कि भिक्षाम देही, आप मुझे बताइए, अगर 10 महीने में अपूर्वा जी इन्होंने कोई काम किया होता, जनता के लिए अगर कुछ किया होता, तो आज इस तरह की नौबत थोड़ी आती कि इन्हें वोट इस तरह से मांगने पड़ रहे थे। तो ये इनका एक, लेकिन देखिए बीजेपी तो कहती है कि हमने पेपर लीक रोका। आप 10 महीने के काम की बात कर रहे हैं, मैं 1-2 कामों का जिक्र कर देती हूँ। बीजेपी ने कहा कि हमने पेपर लीक रोका है, हमने युवाओं को नौकरी दी है, हमने ईआरसीपी की सौगात दी है। 10 महीनों में ये काम बीजेपी की तरफ से किया गया। युवाओं की ये बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5000 युवाओं को रोजगार दिया था। युवा मित्र के नाम से उनकी इंटर्नशिप शुरू की थी, जो मुख्यमंत्री 15 दिसंबर को राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल जी बनते ही उसके बाद उन्हें बिना सूचना के तुरंत उन्हें पद से हटा दिया गया, ये कह के कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वो लगातार धरने पे बैठे रहे, उनकी सरकार ने एक बात तक नहीं सुनी। सरकार का कोई नुमाइंदा वहां उनसे बात करने के लिए नहीं आया, पहली चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं पेपर लीक की। पेपर लीक को लेकर हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया था, और इनके शिक्षा मंत्री, हमारे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर रोज आरोप लगा रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, उन्होंने बच्चों के साथ कुठाराघात किया है। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बार बार ये कह चुके हैं कि आप जांच करवाइए, एजेंसियां आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप जांच करवाइए, और सुई की नोक जितनी भी अगर मेरी कोई खामी, गलती या कोई इसमें पाई जाती है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए। फिर ये क्यों नहीं करवा रहे हैं?
मुझे बताइए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक हवा बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इनके झांसे में अब नहीं आने वाली। चलिए, और ठीक है। सातों सीटें जो उपचुनाव में सातों सीटें कांग्रेस जीत रही है। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके नेता प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो गलत कह रहे थे। उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, वो कहीं प्रचार नहीं कर रही है। इनको शायद समझ में वो गलत आया, क्योंकि ये अपनी नेता की बात करने के बजाय हमारी नेताओं की बात कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने प्रचार किया है, प्रचार कर रहे हैं। तो आप अपने चलिए, ठीक है। गिरेबान में झांकिए। चलिए महिपाल जी, देखिए केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकार है, क्या लग रहा है इस बार इन तमाम चीजों का कितना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इस बार के उपचुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है? जनता को सिर्फ जो है वो सुशासन के दम पे ही जनता का दिल जीता जा सकता है। 11 महीने का हमारा जो कार्यकाल है वो इस बात का मुहर लगाएगा कि 23 तारीख को राजस्थान की 7 सीटों पे नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। गोविंद जी अभी कह रहे थे कि हमने पेपर पे बड़ा कानून बनाया है नकल गिरोह को कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है कि आपने कागजी कानून बनाया हो, पर रोज धड़ाधड़ जो कार्रवाइयां हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है। और आपकी तो पूर्व सरकार शिक्षा मंत्री आपकी जी है, सरकार उन्होंने कोई आपकी है। करप्शन किया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। यदि वो दोषी हैं तो उनको कोई बचा नहीं सकता, दोषी है नहीं है तो उनको कोई जेल भेज नहीं सकता। उसकी फिक्र आपको और हमें करने की जरूरत नहीं है, तो काम जांच एजेंसियों का है। रही बात आप वसुंधरा जी के बारे में कह रहे थे, तो आपकी ज्ञानवर्द्धि के लिए मैं बता दूं, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षा का एक अपना ग्लैमर होता है, एक अपनी जिम्मेदारियां होती है। और देश में 2 बड़े स्टेटों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड में। वसुंधरा जी को जो जिम्मेदारियां दी गई उन पे वसुंधरा जी काम कर रहे हैं। राजस्थान में चाहे राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे सीएम डिप्टी सीएम है, चाहे मिनिस्टर है, सारे लोग कार्यकर्ताओं की लेकिन महला जी देखिए, एक मिनट में मेरी बात पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है। बूथ लेवल से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी सब जगह 2-2 बार 7 विधानसभाओं में, वो कल महाराष्ट्र थे तो आज देवली उनियारा थे, 2-2 बार उनका जाने का कार्यक्रम है। मैं तो आपके माध्यम से हजारों दर्शक देख रहे हैं। 1 तारीख बता दें, 20 दिन चुनाव चलते हुए हो गए। आपके 4 बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, उन्हीं का जिक्र कर रही थी चारों जगह खींवसर, झुंझुनू, सलूम्बर और 84 में एक सभा में गए। तो मुझे बता दें, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम कर रही है, 4 सीटों पे तो कांग्रेस जा ही नहीं। ठीक है महिपाल जी, लेकिन देखिए डोटासरा जी ने आज रामगढ़ में बोला है कि ये तो भ्रमण और भ्रमित की सरकार है, उपचुनाव में हार मिलेगी। नतीजे बताएंगे कि क्या किसकी सरकार है, सुशासन की सरकार है या भ्रम की सरकार है। वो तो 23 तारीख को नतीजे बताएंगे। और अभी गोविंद जी ये कह रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भिक्षाम देही के नाम से वोट मांगे। कहाँ दिक्कत है भाई, वोट का दान ही तो होता है। हम मतदान की अपील कर रहे हैं, हमारा अपना तरीका है। कोई गमछे के डांस करके मतदाताओं को लुभाता है, कोई उनके चरणों में निवेदन करके लुभाता है, वो अपनी अपनी पॉलिसी है। आपके नेता गमछों के डांस से जनता को प्रभावित करते हैं, हमारे नेता जो काम भी करते हैं और जनता के चरणों में नतमस्तक भी रहते हैं। चलिए ठीक है, पटेल साहब आपसे एक सवाल है। देखिए शिक्षा मंत्री दिलावर जी ने कहा कि कांग्रेस का जो राज है वो भय लाता है साथ में, इससे आप किस तरह से जस्टिफाई करना चाहेंगे और क्या इस पे आपकी प्रतिक्रिया? इनके शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वो कुछ भी कह सकते हो आप, आपके पास गोविंद जी आपके पास वो पैमाना नहीं है। आपने देखा है प्रदेश के शिक्षा मंत्री कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, कभी शिक्षिकाओं को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर। तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ ही है, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है। तो उनको उनके बयान को किस तरह से हम लें ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप पर यह भी आरोप लग रहा है, कांग्रेस पर यह भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण का खेल खेलती है, कांग्रेस संप्रदाय विशेष की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी नहीं की, कांग्रेस तो सभी समुदायों को साथ लेकर। माला जी बस कांग्रेस ने 1 मिनट आप उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। और आपने 370 को वापस बहाल करने कांग्रेस ने सभी जाति धर्मों का सम्मान किया है और सभी को साथ लेकर चली है। जो राजनीति तुष्टीकरण की है वो भाजपा का काम है, जो धर्म की राजनीति करती है वो भाजपा का काम है।
इन्होंने ठीक है राम ठीक है मंदिर को पटेल जी, लेकर एक जिस तरह एक का एक सवाल और आडंबर आपसे, उसके फैलाया। बाद महिपाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पटेल जी से एक सवाल और, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस नेता हरीश मीणा ने नरेश मीणा को चोर कहा है। अब इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये शैली राजनीति में ठीक है? देखिए, राजनीति में शब्दों का जो चयन है बहुत जरूरी होता है। सामने से अगले ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए उसी तरह से उसको जवाब दिया जाता है। आपने देखा है नरेश मीणा जो तो इससे प्रत्याशी है निर्दलीय, तो उन्होंने चीजें किस और तरह खराब का- होंगी ना, किस तरह इससे तो चीजें और खराब होंगी। नहीं, जवाब तो देना होता है ना, जवाब तो देता होता है ना। अगर किसी ने आप पे आरोप लगाया तो आप अपूर्वा जी चुप थोड़ी रहेंगे, आप भी तो जवाब देंगे ना। तो ये तो अपना बचाव है, ये तो बचाव के लिए कोई अगर जवाब देता है उसको तो ये गलत नहीं है। लेकिन इससे जनता में जो मैसेज जा रहा है वो तो ठीक नहीं है। जनता समझ रही है, जनता देख रही है, जनता को समझ में आ रहा है, जनता वोट की चोट करके जवाब देगी। जो आप कह रहे हो नरेश मीणा, वो हमारे कांग्रेस में पहले थे, तो मुझे ये बताइए, जब उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास वो बैठे रहे, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं। जिन लोगों का जनाधार नहीं होता, जिनका वजूद नहीं होता, वो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए पटेल जी, आपने भी उन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। पर जिस तरह से आपने शिक्षा मंत्री को कह दिया उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है एक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में? तो वो कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वो कहते हैं वो जेल जाएगा, कभी क्या कहते हैं। वो शब्द सही है क्या? आप बताइए, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। महिपाल जी से भी जवाब ले लेते हैं। महिपाल जी देखिए, आपसे भी मेरा यही सवाल है। शिक्षा मंत्री रहते हुए मदन दिलावर जी ने एक भी काम किया हो तो मुझे आप बताइए, एक भी काम। चलिए जवाब ले लेते हैं के लिए माला जी किया से। हो, कोई स्कूलें खोली हो, कुछ काम किया हो तो बताइए आप। ठीक है, माला जी से जवाब ले लेते हैं। माला जी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा हो या फिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा हो, इन कटु वचनों का क्या इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया है राजनीति में? इस तरह से एक दूसरे पर, अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, अब तो कटु शब्दों की राजनीति शुरू हो गई है। ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये चाहे हरीश मीणा जी हैं या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता, उनके मुख से तब निकल रहे हैं जब वो अति तनाव में हैं। और केसी मीणा जी वहां तीसरे नंबर की अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव की फाइट में नहीं है, वहां इनकी बागी नरेश मीणा आपके मंत्री के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो किस लिए निकल रहे हैं, वो तो बताइए आप। भैया एक मिनट, अपूर्वा जी, गोविंद जी को आप शांत करवाइएगा। पटेल जी, कांग्रेस पार्टी, मैंने बड़ा धैर्य के साथ सुना आपकी। हाँ ठीक है माला जी, आप अपनी बात कांग्रेस पार्टी देवली उनियारा में नंबर 3 की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है कि मैं नंबर 3 से 2 पे कैसे हूं। इन्हीं के बागी नरेश मीणा जी जो है वो इनसे भारी पड़ते दिख रहे हैं। तो अति तनाव में हरीश मीणा जी, जो राजस्थान पुलिस के डीजीपी रहे हैं, वेल एजुकेटेड है, वहां से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, सीनियर लीडर है, वो इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप कितनी तनाव में है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है देवली उनियारा में, और अपने ही लोगों के खिलाफ वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो प्रदेश की जनता तो जानती है। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लेना, जिस दिन नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी अभी नंबर 2 और 3 की लड़ाई में, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव जीतने की नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमारी इमेज बनी रहे और हमारे बागी नरेश मीणा से हम ज्यादा वोट ले लें। बस ये उनका आपसी फ्रस्ट्रेशन है। कौन किस पे क्या काउंटर कर रहा है वो तो कांग्रेस पार्टी जाने, उनकी सोच उन्हीं को मुबारक। पर भारतीय जनता पार्टी का जो कर्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता है वो अपना काम कर रहा है। हम तो इस बात को लेके बड़े आसान्वित हैं और विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 11 महीने का भारतीय जनता पार्टी का भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम है वो काम बोलेगा, जीत की मोहर लगेगी, साथ की 7 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। चलिए ठीक है, अब आप दोनों से एक ही सवाल आप दोनों से। इस बार आप दोनों ही पार्टियों ने कोई गठबंधन नहीं किया है। कहीं हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ने आपका खेल बिगाड़ दिया तो? किसका बिगाड़ देना? चाहे कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, क्योंकि गठबंधन तो इस बार आप दोनों ही पार्टियों ने नहीं किया। हम तो गठबंधन में 2000, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो दोनों ही दल हैं, चाहे भारतीय आदिवासी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी 2023 में जब मुख्य चुनाव थे तब भी इनके साथ गठबंधन में नहीं थी। लोकसभा के चुनाव थे तब भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं थी। गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी के साथ था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि उन्हें नफा होगा कि नुकसान होगा। इनकी आपसी जो रसाकसी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक और राजनीतिक
से जरूर मिलेगा। और रही बात खींवसर में, तो खींवसर में सीधा मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का। कांग्रेस पार्टी तो बेमुश्किल जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपको भी पता है, गोविंद जी को भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है। चलिए गोविंद जी, यही सवाल आपसे भी, गठबंधन नहीं हुआ है, कहीं आरएलपी ने खेल बिगाड़ दिया? देखिए, हमारी स्थिति चाहे खींवसर की हो या आप कहीं और की बात कर लीजिए, हमारी स्थिति मजबूत है। और गठबंधन हमारा लोकसभा चुनाव में था, विधानसभा उपचुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं था, ना हमने कोई कोशिश की, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है। महिपाल जी जवाब सुन लीजिए। क्योंकि हमें पता है कि भाजपा की जो स्थिति है राजस्थान में, ये 10 महीने का जो गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो प्रदेश की जनता ने देखा है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रदेश की जनता इन्हें जो नंबर देने वाली है, उसी नंबर से इनको पता चल जाएगा। इनको जो अहम और वहम हो रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो अहम और वहम दोनों इनके, जब जिस दिन मतदान होगा और परिणाम आएगा, उस दिन इनका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हमें कोई अहम कोई वहम दोनों नहीं, निकल जाएंगे, वहम निकल जाएगा। लेकिन देखिए खींवसर में तो बेनीवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस में कहीं टक्कर में नहीं है। आप कह रहे हो, गोविंद जी, गोविंद जी पता नहीं है कि क्या एक सवाल और देखिए, अब तो खींवसर में भी हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ ना तो बीजेपी आएगी, यहाँ ना तो कांग्रेस आएगी, यहाँ आएगी तो सिर्फ आरएलपी। वो तो चुनाव लड़ने वाला हर दावे सब करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी स्थिति मजबूत है। हाँ, और हम चुनाव जीतेंगे, इस बात का आपको पता है, हम चुनाव जीतेंगे। पर हाँ, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वो तो जीतोगी तो तब ना, जब जनता आप पे जीत की मोहर लगाएगी। तो वो आप थोड़ी तय करोगे, वो तो जनता तय करेगी कि किसको वोट जनता को करना है और किसको वोट की चोट करनी है। महिपाल जी और गोविंद जी, देखिए आप दोनों से एक सवाल और आप दोनों से, इस बार बीजेपी ने भी देखिए एकदम विक्टिम कार्ड खेल दिया है और कांग्रेस ने भी इस बार सहानुभूति कार्ड खेला है। कांग्रेस ने इस बार जुबेर खान जी के बेटे आर्यन खान को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस बार अमृतलाल मीणा की पत्नी को कैंडिडेट बनाया है। विक्टिम कार्ड, सहानुभूति कार्ड इस बार भी नजर आ रहा है। देखिए, राजनीति में ये परिपाटी चलती आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो। अगर इस तरह की घटना होती है तो उसी के परिवार के सदस्य को टिकट दिया जाता है, क्योंकि जनता की भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती है, उस परिवार के साथ, क्योंकि उस परिवार ने लंबे अरसे से वहां की जनता की सेवा की होती है। तो वो एक पार्टियों की एक परिपाटी चलती आई है। विक्टिम कार्ड कुछ नहीं है हमारी तरफ से, हो सकता है भाजपा की तरफ से हो। हमने तो वही एक जो वहां की जनता की जो सोच थी, जनता जिसको चाहती थी, उसी कैंडिडेट को टिकट दी। अब इस पे अगर परिवारवाद वाली सोच अगर लग जाए, परिवारवाद वाला सवाल अगर इस पे उठ जाए, परिवारवाद की हम बात करें तो आप जिस तरह से ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि परिवारवाद का तो ये हमारे ऊपर ही लागू नहीं है, फिर तो भाजपा पे भी लागू है, हर एक पार्टी पे लागू है। लेकिन वो एक अलग बात है कि भाजपा को हमारे ऊपर आरोप लगाना होता है, वो हमें परिवारवाद के लिए बार बार इसके लिए हमारे ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे और जनता की भावनाओं के आधार पे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पे जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। महला साहब, देखिए 84 सीट पर तो त्रिकोणीय मुकाबला है और वहां पे बाप पार्टी के जो राजकुमार रोत है वो तो कहते हैं कि यहाँ ना तो कांग्रेस आएगी ना तो यहाँ बीजेपी आएगी। वहां पे निपटने के लिए क्या तैयारी है आपकी? पूरी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की टोली काम कर रही है। जिस दिन नतीजे आए उस दिन 84 विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे, वहां भी कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ जगह भारतीय जनता पार्टी पूरा मैनेजमेंट के साथ कार्यकर्ताओं के दम पे 11 महीने के सुशासन के दम पे चुनाव लड़ने का और जीतने का काम करे। ठीक है गोविंद जी, जी वहां पे कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं 84 सीट पर? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, चैलेंज चुनाव लड़ने वाले के लिए होता है। अरे सुनिए, महला जी जवाब सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि चुनाव लड़ने वाले के लिए एक परीक्षा होती है और वो सभी के लिए होती है।
और हमें नहीं लगता है कि हम भाजपा के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये हवाबाजी वाली बात नहीं है। ये जनता के मानस और जनता की जो वोट करने की जो सोच है कि इनके 10 महीने के कार्यकाल को, इनके 10 महीने के काम को देखकर जनता वोट करेगी, और इनका काम जीरो है। इन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। इनके मंत्री नाराज होके बैठ गए, मैं मंत्री नहीं हूं, मेरा इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि उनको अपने भाई को टिकट दिलाना था, उनके अपने भाई को टिकट दिलाना था, इसलिए इस तरह की नौटंकी हो रही थी। चलिए महिपाल जी से जवाब ले लेते हैं। हो गए। मेरा तो सिर्फ मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, देखिए चुनाव में जहां प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, बड़े नेता उनकी चुनाव कैंपेनिंग में आते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने से लेकर चुनावी सभा तक। इस बात का हमें सारे चुनाव में हमने देखा है। पर मैं कह रहा हूं कि क्या कारण है, एक भी नेता टिल फॉर डेट, आज 8 तारीख है, 8 तारीख तक एक भी नेता कांग्रेस के चारों बड़े नेता अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए ना। आज ही हमारे गोविंद डोटासरा जी गए, कल वहां खीमसर जा रहे हैं, कहाँ गए? आज रामगढ़ गए हैं। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ झुंझुनू, खीमसर, जिस तरह से जिनका कार्यक्रम बन रहा है, एक एक करके गोविंद जी, महला साहब, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मैं कह रहा हूँ, मेरा अपूर्वा जी सिर्फ इतना सा निवेदन है, 1 तारीख तो आप बता दें झुंझुनू, खीमसर, सिलुम्बर और 84 की। अब मैं बात कर रहा हूँ इन जगह की, बात कर रहे हैं राजस्थान की, ये लेके जा रहे हैं ऋषिकेश चर्चा में, तो आप इन चारों का जवाब तो दें कि किस तारीख को गए। मैं ही कह रहा हूं कि देवली, उनियारा, दौसा और रामगढ़ 3 जगह ही कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, बाकी 4 जगह नहीं कर रही है। तो यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो आप बताएं ना हजारों दर्शकों के सामने। और नहीं जा रही, इसका कारण ये कि कांग्रेस के हौसले बड़े कमजोर हैं। महला साहब, आपने रामगढ़ सीट का जिक्र किया, उसी से जुड़ा एक और सवाल। रामगढ़ सीट पर तो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी नाराज चल रहे हैं, क्या उनकी भी नाराजगी दूर की जाएगी? बिल्कुल, ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ हैं, एक भी जगह रामगढ़ में कहा ज्ञानदेव आहूजा जी नाराज है? एक जगह ज्ञानदेव आहूजा जी का कोई बयान आप मुझे बता सकते हैं? पार्टी के खिलाफ उन्होंने कहीं काम किया है तो आप मुझे बता सकते हैं? और रामगढ़ ही नहीं, पूरे 7 की 7 जगह भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता यदि पार्टी की संगठन की रीति नीति के खिलाफ काम कर रहा था, आप मुझे बताएं। चलिए गोविंद जी, इनको सिर्फ और ये जवाब नहीं है अपूर्वा जी, जवाब मेरी बात सुनिए जो मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और हमारे सीनियर लीडर हर जगह प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से जिनका कार्यक्रम बन रहा है उसी तरह से कार्यक्रम को वो तय करके और प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या है कि वो एक कहते हैं ना कि इनको खुद के गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है, क्योंकि इनके नेताओं पे जब बात आती है, इनके नेताओं पे जब बात आती है तो ये कहते हैं वो राष्ट्रीय नेता है। वसुंधरा राजे जी, पटेल साहब जी ही प्रदेश, वसुंधरा राजे जी सिर्फ प्रदेश में एक राष्ट्रीय नेता है क्या? देखिए राष्ट्रीय नेता नहीं है क्या? पटेल जी, देखिए अभी हम कटु वचनों का भी जिक्र कर रहे थे, बागी तेवर भी सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दूं कि देखिए देवली उनियारा सीट का ही मैं जिक्र कर लूं, हालांकि बात पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी कटु वचन और बागी तेवर तो नजर आ रहे हैं। इस सीट से दावेदारी पेश करने वाले नरेश मीणा जी ने तो टिकट की घोषणा के पहले ही अपने बागी तेवर दिखा दिए थे। देखिए उठापटक चलती रहती है, राजनीति इसी का नाम है। और तेवर दिखाने की बात तो ऐसी है कि जो टिकट मांगता है, चाहे किसी भी पार्टी से कोई भी नेता टिकट मांगे तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करता है, चाहे उसके पास कार्यकर्ताओं का हुजूम हो या नहीं, वो कहीं से भी जुटा के या फिर कुछ भी करके वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि उससे हमारी कोई स्थिति कमजोर हो जाएगी या हम चुनाव हार जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चलिए ठीक है, हम महिपाल जी 7 सीटों पे हम चुनाव जीत रहे हैं। मैं बार बार एक की बात कह रहा हूं, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी, वो परिणाम के बाद पता चलेगा, वो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी 11 महीने में ट्विटर से बाहर नहीं निकल पा रही। विपक्ष के रूप में इन्होंने भूमिका जरूर अदा की है, पर ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ट्विटर खेलने के लिए धरातल पे इनका एक भी मूवमेंट जनता के हितार्थ राजस्थान की सरकार के सामने कहीं एक मूवमेंट पूरी सरकार ने किया हो, विपक्ष ने किया हो। इन्होंने ना युवाओं के रोजगार की बात की, ना इन्होंने किसान की बात की, इन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक ही बात की। तो कोई जिम्मेदारी होती है,
विपक्ष की जिम्मेदारी का कितना निर्वहन आपने किया है, उस पर भी मोहर लगाएगी राजस्थान की जनता इन 7 विधानसभाओं की। और मैं बड़े विनम्र शब्दों में ये कह रहा हूं, एक भी मूवमेंट कांग्रेस पार्टी का यूनाइट होकर राजस्थान की सरकार के सामने जनहितार्थ नहीं हुआ, और हुआ है तो आप मुझे तारीख बता दें। अपूर्वा जी, आप भी सारे दिन इन सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं। राजस्थान की विधानसभा भी चलिए, 11 महीने में क्या कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा मूवमेंट हुआ जो जनता के हितार्थ कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की सरकार के सामने किया हो? सर, प्रदेश की जनता आपको भी देखती है, और आज जनता इस बात को मान के चल रही है। महिपाल जी, गोविंद जी, देखिए सवाल आप दोनों से एक और मेरा है। 2 सीटें 84 और खिमसर पर मामला आप दोनों के लिए टाइट है। वो तो आप हो सकता है कि आपका एनालिसिस अलग कुछ कहता हो, हम तो कहते हैं हम दोनों जगह सेफ हों, दोनों जगह अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के। क्या आप इन दोनों सीट को अपने लिए सेफ मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपना आत्ममंथन करें, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगह हमें पूरा विश्वास है, पर हम वहां चुनाव पटेल जी, बहुत अच्छे मैनेजमेंट, ये 2 सीटें 84 और खिमसर, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही नहीं, 7 की 7 जगह जिसमें 84 खिमसर दोनों आते हैं, ठीक है, चुनाव जीतने का काम करेंगे। ठीक है गोविंद जी, ये 2 सीटें 84 और खिमसर, दोनों सीटों क्या कांग्रेस यहाँ सेफ साइड से खेल रही है? हमारी स्थिति यहाँ मजबूत है, हमें कहीं कोई डर नहीं है, हम मजबूत है और हम चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है महिपाल जी, एक फाइनल कमेंट यहाँ अब आपसे लेना चाहूंगी। 7 सीटें हैं, इनमें से 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो फाइट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आदिवासियों को किस तरह से आप अपने में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आदिवासी तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं राजकुमार रोत जी के साथ। नहीं हो सकता है कि सब अपने अपने चश्मे से देख रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक चश्मे से देखती हैं, आपका एनालिसिस करने का तरीका अलग है, पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितार्थ हमेशा काम करती रही है, आदिवासियों का स्नेह भारतीय जनता पार्टी पे आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और जो डबल इंजन की सरकार है उसमें 7 जो डिब्बे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जुड़ेंगे, 7 डिब्बों में कमल का फूल खिलेगा, और 84 से लेकर झुंझुनू तक, देवली उनियारा से लेके खीमसर तक हर जगह कमल का फूल खिलेगा। 11 महीने के सुशासन पे जीत की मोहर लगेगी, और आदरणीय भजन लाल जी का जो 11 महीने का कार्यकाल है उस पे राजस्थान की इन 7 विधानसभाओं की जनता कमल का फूल खिला के राजस्थान की सरकार को एक नया जिम्मेदारी और तोहफा देने का काम करेगी। चलिए गोविंद जी, किन सीट पर आप सबसे ज्यादा टाइट मुकाबला मान रहे हैं, और आदिवासियों को किस तरह से साधने की कोशिश हो रही है? आदिवासियों की बात करें तो वो भाजपा को तो वोट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इनके मंत्री ने उनकी जो तौहीन की थी, या ये कहूं उनका अपमान किया था, वो पूरे आदिवासी समाज ने वहां आंदोलन किए। ये किस भ्रम में है वो यही जाने, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता और वहां जहां इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है उस माहौल में जनता आने वाली नहीं है। और हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि हमें कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर नहीं आ रही कि हम कहीं कमजोर है या कहीं चुनाव उलझ रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता सब एकजुट होके और संगठन की मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी कहीं स्थिति नहीं है और हम चुनाव जीत रहे हैं। जब परिणाम आएंगे तब ये जो भाजपा के झूठे जुमले और जो झूठ फैलाने का काम है वो पूरे प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। और ये जो मेरे साथी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ हार रही है, वहां ये चुनाव नहीं लड़ रही, इनके नेता नहीं जा रहे, ये इस वहम में ना रहे। हमारे नेता हर जगह जा रहे हैं, हर जगह प्रचार कर रहे हैं, और जनता इनके 10 महीने का जो ये कह रहे हैं सुशासन के नाम पे इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। लेकिन गोविंद जी देखिए, SC/ST वर्ग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त आपकी पार्टी के लिए उभरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस तरह की स्थिति हमें तो नजर नहीं आ रही है, हो सकता है आपने कोई आपके हिसाब से देखा हो, लेकिन हमें कहीं कोई स्थिति में कहीं कोई भी बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कहीं से भी कमजोर दिखें। ठीक है, और अगर कोई स्थिति ऐसी हमारे नेताओं को लग रही है तो वो उसको आराम से तालमेल बिठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए महिपाल जी, आप कुछ कह रहे थे, एक फाइनल कमेंट आपका। हम तो जनता की काम भी करने वाले हैं और जनता को झुक के प्रणाम करने वाले भी हैं।
और जो अहम और वहम की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे शीर्ष नेतृत्व से लेकर इनके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चाहे जिला अध्यक्ष हो, सब नेताओं का वहम राजस्थान की जनता ने 2023 में निकाल दिया। और इनका जो वहम ये है कि बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमेशा रुझान रहा है, वो वहम भी प्रदेश की 7 विधानसभाओं की जनता निकाल देगी। हम जनता के बीच में भी रहते हैं, जनता के काम भी करते हैं और जनता को झुके सलाम भी करते हैं। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं इस चुनाव में और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो दावे जो वादे आप दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, अब ये तो जनता जनार्दन पर निर्भर करता है कि वो किसे यहाँ पे जीत का ताज पहनाती। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देखिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। दावे और वादे सभी पार्टियों की एक साथ नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में जनता जनार्दन है वो ये डिसाइड करेगी, वो ये फैसला लेगी कि आखिर किनके दावों में और किनके वादों में जनता को सच्चाई नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।